बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी विद शिव में। जैसा कि आपका चैप्टर 4 चल रहा था ज्योग्राफी, और तबीयत खराब होने की वजह से मैं अभी थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं कर पाया था, पर आज से कंटिन्यू रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम तक। आपके बोर्ड एग्जाम को देखकर ही सभी चीज़ें चलाई जाएंगी। तो ज्योग्राफी का चैप्टर आपका एग्रीकल्चर चल रहा था, जिसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी थी। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या बताया था। मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में बताया। मैंने कहा अगर टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करेंगे तो दो टाइप की आपकी फार्मिंग होती है। पहली होती है जिसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरी होती है जो आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। फिर मैंने कहा सबसिस्टेंस को आगे दो पार्ट में और बांटा मैंने कहा एक होती है प्रिमिटिव और दूसरी होती है इंटेंसिव। प्रिमिटिव की बात करेंगे तो इसी में आपने स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, इतना आपने कंप्लीट किया। मैंने कहा प्रिमिटिव फार्मिंग क्या होती है, तो प्रिमिटिव फार्मिंग मैंने कहा कि ऐसी फार्मिंग जिसमें आप अपनी केवल फैमिली को सस्टेन करने के लिए फार्मिंग कर रहे होते हैं। मतलब छोटे से एक पैच ऑफ लैंड्स में, मतलब एक छोटा सा क्षेत्र होता है, वहां पर आप प्रिमिटिव टूल्स जैसे हाउ डाउ, जैसे लिखा है देखिए, प्रिमिटिव टूल्स जैसे हाउ डाउ, डिगिंग स्टिक्स और फैमिली कम्युनिटी और लेबर भी जो होते हैं वो अपनी फैमिली के लोग ही होते हैं। तो ऐसी फार्मिंग जो होती है वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के रूप में जानी जाती है। फिर मैंने कहा इसी में स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होती है। ये स्लैश एंड बर्न फार्मिंग मैंने आपको क्या होती है बताया कि ये एग्रीकल्चर में एक ऐसी फार्मिंग है जहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो छोटे पैच ऑफ लैंड को साफ करके उस वहां पर की झाड़ी झंखाड़ियों को जला करके फिर वहां पर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। और जब तब तक ये एग्रीकल्चर करते हैं जब तक उस सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे पैच ऑफ लैंड में, वहां पर फिर यही काम करते हैं, वहां की झाड़ी झंखाड़ियों को काटते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर करते हैं और उसके बाद फिर वही मूव ऑन का काम चलता रहता है। तो ये एक पर्टिकुलर लैंड नहीं होता जैसे हमारे यहां होता है। जो हमारे यहाँ फार्मिंग होती है वो इंटेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लैंड्स पर होती है, आप दूसरे के खेत में जाकर खेती नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड नहीं होता है, आप किसी भी लैंड को साफ करके वहां पर खेती कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कहा अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। मैंने कहा अगर असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड की बात करेंगे तो इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। मणिपुर की बात करेंगे तो पामलाओ के नाम से जाना जाएगा। बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो मैंने कहा मध्य प्रदेश में इसे बेवर या दहिया के नाम से, आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेंडा के नाम से, उड़ीसा में पामादाबी, ब्रिंगा या फिर कोमान के नाम से। वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाटी में इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कुमारी नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न राजस्थान की बात करेंगे तो इसे वॉल्डरे या वॉल्टर के नाम से जाना जाता है। हिमालयन बेल्ट की बात करेंगे तो इसे खिल के नाम से जाना जाता है। और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में से कुरवाया झूमिंग के नाम से जाना जाता है। ये तो इंडियन स्टेट्स के बारे में हो गया, पर विदेशों में भी आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है और वहां पर भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कहां पर कौन से देश में किस नाम से जाना जाता है इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिल्पा की बात करेंगे तो एम से मिल्पा, एम से मैक्सिको, तो मिल्पा मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में। कोनको की बात करेंगे तो कोनको आपका वेनेजुएला में, देखिए यू आया है इधर भी और यहां भी यू आया है, तो ऐसे याद रखिएगा कोनको वेनेजुएला। रोका की बात करेंगे तो ब्राजील में, रोका की बात ब्राजील में। मसौल की बात करेंगे तो सेंट्रल अफ्रीका में कहा जाता है। दो और बचे हैं, लदांग और रे। लदांग आपका इंडोनेशिया, रे आपका वियतनाम। ठीक है, तो ये आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम थे। अब इंटेंसिव कल्टीवेशन की बात करेंगे तो मैंने कहा इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होता है, जिसमें आपको लेबर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप हाई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जैसे अभी जो आप अपने यहाँ खेती कर रहे होते हैं वो इंटेंसिव कल्टीवेशन कहलाता है। मतलब आप वहां पर धान की खेती लगा रहे हैं, लगाने के लिए आपको लेबर्स की आवश्यकता पड़ती है, आप बायोकेमिकल्स का उपयोग करते हैं हाई प्रोडक्शन के लिए, तो ऐसी जो होती है वो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है। और कॉमर्शियल क्या होती है, तो कॉमर्शियल जो फार्मिंग होती है उसमें भी हम हाई प्रोडक्शन करते हैं, हम ऐसे हाई यील्डिंग सीड्स का उपयोग करते हैं जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो। कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करें, फार्मिंग यूज हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, मतलब हम हाई प्रोडक्शंस के लिए अपने जो मॉडर्न इनपुट हैं इनका ज्यादा उपयोग करते हैं। कहीं हाई यील्डिंग सीड्स का उपयोग करें, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया हमने, पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया और हाईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी को बनाने का काम करते हैं। जैसे राइस इज अ कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। हरियाणा और पंजाब में जो चावल की खेती होती है जिसको हम पैडी के नाम से जानते हैं वो कॉमर्शियल है। पर अगर आप इधर देखेंगे उड़ीसा वगैरह में तो ये सबसिस्टेंस हो गई, मतलब इंटेंसिव के अंतर्गत आ गई। तो ये सब चीजें दिमाग में आपको
रखनी होती है। ये कंप्लीट हुआ था तो हम 3 क्रॉपिंग पैटर्न पर आए थे। इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न पाए जाते हैं, एक है रबी, दूसरा है खरीफ, रबी है, खरीफ है और जायद है। तो मैंने कहा इन तीनों में आपको 3 पॉइंट दिमाग में रखना है। पहला कि कब लगाया जाता है और कब काट लिया जाता है, दूसरा इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आती है, तीसरा कौन कौन से स्टेट्स में ये क्रॉप ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है। रबी की बात करेंगे तो मैंने कहा रबी कब लगाया जाता है, तो अभी देखेंगे जो आपकी अभी फसल जो लगाई जाएगी, ठीक, अभी लगी नहीं है, अभी कटेगी वो, ठीक, अभी कटेगी, फिर उसके बाद जो लगाई जाएगी गेहूं, अब देखना अभी लगाया जाएगा आपके यहाँ, तो गेहूं किसके अंतर्गत आ गया, व्हीट आ गया किसके अंतर्गत, आपका रबी के अंतर्गत। तो यही कहा है रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रबी क्रॉप को लगाया जाता है और समर में काट लिया जाता है, मतलब अप्रैल से जून के बीच में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, मैंने कहा 6 क्रॉप्स के नाम याद रखने, व्हीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, लिंसीड। ठीक है, रबी में मेन 6 ही है। अभी आप है तो बहुत सारी, पर आपकी एनसीईआरटी के अनुसार आपको ये 6 नाम दिमाग में रखने हैं। पहली हो गई व्हीट, दूसरी हो गई बार्ले, तीसरी हो गई पीज, चौथी हो गई ग्राम और पांचवी मस्टर्ड और छठी लिंसीड। ये रबी के अंतर्गत आती है। कहां कहां रबी की क्रॉप हो रही है, तो हमने देखा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब में हो रही है, मतलब इधर के पार्ट्स में होगी आपकी। अगर ये बात करेंगे ये तो ये वाले पार्ट में, मतलब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन सब पार्ट्स में आपकी रबी की क्रॉप ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम खरीफ की बात करेंगे तो हमने कहा खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं जो अभी लगाई गई हैं, ठीक है, जो अभी कटेंगी वो खरीफ क्रॉप होती हैं। ठीक है, जिसमें अभी देखा आपकी चावल लगाया गया है ना, अभी तो धान कटेगा, तो वो खरीफ के अंतर्गत आ गई। कह रहा है खरीफ क्रॉप ग्रोन और खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। कब लगाई गई थी, जब देखिए बारिश का समय आने वाला था तब खरीफ क्रॉप, क्योंकि पानी की आवश्यकता इसमें ज्यादा होती है। आप जान रहे हैं ना कि धान लगाने में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है चावल लगाने में, तो इसीलिए जब मानसून आ रहा होता है तो खरीफ क्रॉप को लगाया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में के बीच में इसे काट लिया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इसमें जो है मैंने कहा 11-12 क्रॉप है, इस दिमाग में रखना है क्योंकि ऑप्शन में पूछ ली जाती हैं। कौन कौन सी हैं, तो मैंने कहा पैडी, आप देख ही रहे हैं, पैडी है, मेज है, इसको लिख लिख के याद कर लीजिए। पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, टूर, मूंग, उड़द। दाल जो होती हैं मस्टर्ड, मतलब कुछ दालों को छोड़कर लगभग सभी दालें आपकी खरीफ में पाई जाएंगी। तो टूर हो गई, मूंग हो गई, उड़द हो गई, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीसमम, ये सब आपकी खरीफ क्रॉप में पाई जाती है। और बेसिक जो स्टेट्स है तो आप देखेंगे आपके जो ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न का मतलब है आपके देखिए आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ईस्टर्न और साउथर्न जो पार्ट होंगे, यहां पर सबसे ज्यादा आपकी खरीफ की क्रॉप पाई जाती है। और लास्ट में होगी आपकी जायद। देखिए एक नोट पॉइंट लिखा, अच्छा ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन में पूछ ली जाती है कि उड़ीसा की अगर बात करेंगे उड़ीसा, आसाम और अगर वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो यहां पर चावल साल भर होता है और साल भर में चावल की 3 किस्मों को लगाया जाता है। पैडी मतलब चावल, पैडी मतलब धान, ठीक है, तो धान की 3 किस्मों को लगाया जाता है। औस है, अमान है और बारो है। ठीक है, आस, अमान और बोरो, बारो कहते हैं। तो दिमाग में रखिएगा कि ये 3 तरह की, कहां कहां, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आपके आसाम, ये 3 जगह पर चावल की 3 वैरायटी होती हैं, 3 अलग अलग क्रॉप्स होती हैं जिनको लगाया जाता है, जिनका नाम है आस, अमान और बोरा। ठीक है, अब लास्ट में बात करेंगे जायद की, तो मैंने कहा ये होती है रबी और खरीफ के बीच में, मतलब समर सीजन में। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है तो ये भी दिमाग में रखना है, जैसे वाटरमेलन आपका, मस्क मिलन, कुकुम्बर, फॉडर क्रॉप्स, ये सब बेसिकली किस में होती हैं, तो जायद में होती हैं। इतना आपने पढ़ लिया था, इतना आपको रिवाइज मैंने करा दिया। अब इसके आगे क्योंकि 9-10 मिनट का रिवीजन जरूर ही है। ठीक है, इसके आगे आप बात करेंगे अब हमारे देश की कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं, मतलब हमारे देश में कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती हैं अधिक मात्रा में, तो उनकी बात करेंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा जो व्हीट और राइस, ठीक है, व्हीट और राइस ये दोनों सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। तो देखिए लिखा है a variety of food and north food crops such as rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, cotton, jute grow in a different parts of country। अब राइस कहां कहां हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अगर कोई भी क्रॉप पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या जानना है, अगर ये चीज आपके दिमाग में रहेगी ना तो आप ऑटोमेटिक पेपर में आपके याद आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा अभी
आप क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे तो तीन चीजें, पहला कब लगाई जा रही है, कब काटी जा रही है, तीन क्रॉपिंग पैटर्न है रबी खरीफ जायद, और इसमें तीनों में तीन ही चीज याद रखनी है, कब लगाई जा रही है, कब काटी जा रही है, कौन कौन सी मेन क्रॉप्स है इसके अंतर्गत और कहां कहां पर ये होती है। उसी तरह अगर राइस की बात करेंगे तो सबसे पहला आपको जानना है कि राइस के बारे में कि भारत में राइस का प्रोड्यूसर, राइस एज अ प्रोड्यूसर के रूप में कितने नंबर पे है, क्या रैंकिंग है, मतलब अलग अलग देश होते हैं ना, अलग अलग देशों में भी राइस होता है, तो भारत की क्या रैंक है, कितना ज्यादा मात्रा में राइस निकाल रहा है। तो पहला लिखा है आवर कंट्री इज द लार्जेस्ट सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो भैया पहले नंबर पे कौन है राइस में, तो पहले नंबर पे चाइना है, और सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, किस नंबर का प्रोड्यूसर है, तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा भारत। इट इज अ खरीफ क्रॉप, आपको पता है राइस किसकी क्रॉप है, तो राइस का मतलब पैडी, पैडी कब हो रही है, तो पैडी आपकी खरीफ क्रॉप है। और खरीफ क्रॉप कब होती है, फटाफट रिवाइज करा देते हैं। खरीफ क्रॉप जब मानसून आ रहा होता है तो खरीफ क्रॉप को लगाया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में से काट लिया जाता है। requires high temperature above 25 degree centigrade and high humidity and annual rainfall above 100 सेंटीमीटर। कह रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। देखिए, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको रटना नहीं है। मैंने कहा आपने देख लिया कि खरीफ क्रॉप कब हो रही है, खरीफ क्रॉप आपने कहा जब मानसून आ रहा है, तो आप देखिए गर्मी के समय के बाद मानसून आ रहा होता है, तो उतने समय कैसा टेम्परेचर होता है, तो हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, गर्मी रहती है तो हाई टेम्परेचर होगा, रिक्वायर्स होगा पैडी के लिए या राइस के लिए। दूसरी चीज कब लगाई, हाई ह्यूमिडिटी का मतलब देखिए नमी होती है, क्यों, क्योंकि पानी बरसने वाला होता है, हवाएं ठंडी ठंडी चल रही होती हैं, तो हवाओं में क्या होती है, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, सॉरी ये नमी नहीं आर्द्रता की बात होगी। ठीक है, विद एनुअल रेनफॉल एबव, और मानसून आ रहा होता है तो इसका मतलब रेनफॉल की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो रेनफॉल कैसा 100 सेंटीमीटर का हो तो राइस होगी। ठीक है, पहली चीज मैंने कहा राइस की अगर बात करते हैं इसमें 2-3 पॉइंट दिमाग में रखना है। मैंने कहा पहले में बात करेंगे तो किस रेंज पर है, तो मैंने कहा अगर राइस के प्रोड्यूसर में बात करेंगे तो भारत का सेकंड है, तो फर्स्ट किसका है, तो फर्स्ट आपका चाइना का है। दूसरी चीज कब ये उगाई जा रही है, अच्छा ये सब क्यों बताया जा रहा है आपको, ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि कल को अगर नौकरी ना मिले, खेती उती करना हो तो इन सब की जानकारी आपको रहे। ठीक है, इसीलिए ये सब पढ़ाया जा रहा है आपको। और मान लीजिए आप एग्रीकल्चर फील्ड में चले गए तो भी इन चीजों की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कौन सी क्रॉप है, मैंने कहा अगर कोई भी क्रॉप की बात करेंगे तो किस क्रॉपिंग पैटर्न में आ रही, तो क्रॉपिंग पैटर्न राइस आ रही, खरीफ पैडी है। ठीक है, खरीफ के अंतर्गत आ रही। अब खरीफ कब लगाई जा रही है, तो जब मानसून आ रहा है, इसका मतलब है मानसून आ रहा है, दैट मींस गर्मी का मौसम रहेगा और टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग टेम्परेचर चाहिए होता है। जो ह्यूमिडिटी होगी, जो आर्द्रता होगी वो भी ज्यादा चाहिए होती है, और मैंने कहा बारिश भी लगभग 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए राइस ग्रोन के लिए। अब किन किन रीजन्स पे राइस ग्रोन हो रहा है, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, मैंने कहा कहां कहां पर राइस ज्यादा हो रहा है, तो आप देखेंगे कि इधर वाले और ये वाले इलाकों में, मतलब यहां से लेकर यहां तक के इलाकों में, यहां से लेकर यहां तक का मतलब है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब इलाकों में आपका ज्यादातर राइस देखने को मिलता है। बिहार से लेकर और ये किनारे वाले इलाके, अगर आप भारत का नक्शा बनाएंगे तो ये जो किनारे वाले इलाके होंगे, ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहां पर आपको राइस सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। ये देखिए एक बच्ची ने बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है। ठीक है, चलिए मैप में समझ लेते हैं। मैंने कहा कौन से पार्ट्स में, तो यहां देखिए ये जो डार्क आपका ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है, यहां पर सबसे ज्यादा आपकी राइस पाई जाती है। तो मैंने कहा ना किस तरफ के पार्ट में, तो आपके ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। ये हो गया आपका ईस्टर्न और ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न, तो यहां पर सबसे ज्यादा राइस पाई जाती है। अब कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं भैया, यह तो जानना है। अब ये नहीं है कि राइस पंजाब में नहीं पाई जाती, हरियाणा में नहीं पाई जाती है, पर मेजर सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, तो आप बिहार से निकलेंगे, यूपी के थोड़े बहुत पार्ट में, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब इलाकों में सबसे ज्यादा आपकी देखने को मिलती है। खुल गया भाई। ठीक है, तो इन सब इलाकों में कैसे जाएगा भाई ये, तो इन सब इलाकों में सबसे ज्यादा आपकी राइस देखने को मिलती है। तो ये चार्ट दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं और मान लीजिए राइस से संबंधित या खरीफ से संबंधित आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ये चार्ट बनाकर अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि लिखने वाला तो सब रट के लिखते ही हैं, पर आपने जो चार्ट बना दिया, मैप में जिसे दिखा दिया, वो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में जाता है। ठीक है, तो राइस की बात मैंने कर दी। ये देखिए ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, यहाँ माइनर एरियाज हैं,
और ये भी आपके माइनर एरियाज हैं। और जो आपके केरल देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, ये सब इलाकों में, यहाँ पे बिहार, वेस्ट बंगाल, इधर आसाम तक, ये सब इलाकों में राइस जो होती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए राइस कल्टीवेशन हो रहा है। देखिए ये सबसे पहले आपने देखा होगा अपने गांव में अपने कि ये राइस का ऐसे कल्टीवेशन होता है, फिर जब रेडी हो जाती है तो इस तरह से कुछ दिखने लगती है, तो इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे आती है आपकी वीट। ठीक है, तो मैंने कहा 3-4 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कोई भी क्रॉप से। आपने सबसे पहले आपने पैडी पढ़ा, तो पहला कि अगर हम बात करेंगे कि रैंक कितनी है, कितनी मात्रा में इसको उगाया जा रहा है भारत में, तो राइस की बात में सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट पे चाइना है। दूसरा कौन से क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत आ रही है, तो वीट जो राइस आ रही है वो खरीफ के अंतर्गत आ रही है। अब खरीफ के अंतर्गत आ रही है तो उसके लिए मानसून कैसा चाहिए और कहां कहां पर हो रही है आपको बता दिया। अब हम वीट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इट इज अ मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए आपके मैप दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद ये एक फिगर दिमाग में होना चाहिए कि ईस्ट किधर है, तो ईस्ट इधर है आपके, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। तो मैंने कहा नॉर्थ पार्ट का मतलब है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, और नॉर्थ वेस्ट में आप जाएंगे गुजरात के थोड़े पार्ट में, राजस्थान के थोड़े पार्ट में, यूपी के तो सबसे ज्यादा आप जान ही रहे हैं, आपकी वीट सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये पार्ट में और ये पार्ट में आपको देखने को क्या मिलती है, वीट राइस मतलब वीट मिलती है। ठीक है, अब दूसरी चीज, वीट कैसी है, किस क्रॉपिंग पैटर्न के अंतर्गत आ रही, तो मैंने कहा वीट जो आ रही है वो रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप फिर से आगे एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रबी क्रॉप, तो मैंने रबी क्रॉप को बताया कब लगाई जा रही है, तो जो रबी क्रॉप है वो आपके अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाई जाती है, और कब काट ली जा रही है, तो आपकी काट लिया जा रहा है इसे अप्रैल से जून के बीच में, मतलब अप्रैल से जून के बीच में इसे हार्वेस्ट कर लिया जा रहा है। इसके अंतर्गत वीट तो है ही है, वीट के अलावा और भी है, जैसे मैंने बार्ले बताया, लिंसिड बताया, आपको मस्टर्ड बताया, ये सब क्रॉप्स भी आपके रबी क्रॉप के अंतर्गत आ रही है। अब इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है अभी अगर रबी क्रॉप है वीट, तो इसको कब लगाया जा रहा है, देखिए कब लगाया जा रहा है, इससे कनेक्ट करिएगा। लगाया जा रहा है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अगर लगाया जा रहा है तो भैया आपके दिमाग में होना चाहिए कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मौसम कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं अक्टूबर आ गया है, हल्की हल्की ठंडी आने लगी है, तो इसके लिए कैसा है, कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है वीट के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ठंडी में लगाया जा रहा है तो कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होगा, एंड ब्राइट सनशाइन। देखेंगे अभी अक्टूबर से आपके नवंबर लास्ट तक आप देखेंगे कि रात में ठंडी रहेगी और सुबह बहुत तेज धूप निकले रहेगी, चटचटा हुआ एकदम। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। मतलब अब ये काटा कब जाएगा, तो मैंने कहा अप्रैल जून के बीच में काट लिया जाएगा इसे, और अप्रैल जून के बीच में आप जान रहे हैं भीषण गर्मी होती है, आपके स्कूल में हालत खराब हो जाती है आपकी गर्मी के मारे। ठीक है, तो ये इस समय काट लिया जा रहा है। ठीक है, तो जब कूल टेम्परेचर होगा तो इसको लगाया जाएगा, जब सनशाइन होगा मतलब कहीं ना कहीं धूप होगी बहुत तेजी, तो इसको काट लिया जाएगा। ठीक है, रेनफॉल की बात करेंगे तो जान रहे हैं आप ठंडी में ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, तो लगभग 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जहां पर होता है वहां पर ये क्रॉप्स होती हैं। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, मैंने कहा पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेटो। तो इसको छोड़िएगा, ये याद रखिएगा कहां कहां पर हो रही है। ठीक है, इसको एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, कहां गया मैप, ये देखिए मैप सब में जरूरी है। ठीक है, बिना मैप के काम चलेगा ही नहीं। ये देखिए इंडिया का मैप बनाया है, और इसमें ये देखिए ये पार्ट जिसमें आपका आ गया हिमाचल प्रदेश आ गया, पंजाब, हरियाणा ये कुछ पार्ट राजस्थान का आ गया, उत्तर प्रदेश तो है, ये है, मध्य प्रदेश है। तो ये एरिया मेजर एरिया होते हैं जहां पर आपका वीट सबसे ज्यादा होता है। देखिए दक्षिण के इलाकों में वीट नहीं होता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो ये मेजर इलाके हो गए जहां आपका वीट होता है। अब आपने वीट कंप्लीट कर लिया, आपने दो चीजें कंप्लीट कर ली, क्या क्या, आपने राइस कंप्लीट कर लिया कि राइस क्रॉप के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आपने वीट कंप्लीट कर लिया कि वीट के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अब हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे मिलेट्स की। मिलेट्स जिसको मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, और इसमें ज्वार, बाजरा और रागी, ये तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलेट्स और कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाओ भैया, ठीक है, अगर मिलेट्स की बात करेंगे तो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब पोषक तत्व तो इसमें ज्यादा होते हैं।
ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि ये मोटे अनाज है। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी। मिलेट्स के अंतर्गत 3 अनाज भारत में होते हैं, ज्वार होता है, बाजरा होता है और रागी होता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके आगे ये इंपॉर्टेंट क्रॉप है और न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें ज्यादा होती है। उसके बाद मिलेट्स, याद करिए मैंने लिखा है, तो मिलेट्स कैसी क्रॉप है, तो मिलेट जो बेसिकली हो रही है वो कहीं पर रबी में भी हो रही है और कहीं पर खरीफ में भी हो रही है। तो मैंने कहा रागी इज वेरी रिच इन आयरन, तो रागी क्या है, सबसे ज्यादा रागी में पाया जाता है आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज रफेज, मतलब कहीं ना कहीं रफेज भी देखने को मिलता है। ज्वार इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, तो मैंने कहा पहले नंबर पे कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत की क्रॉप है, राइस। दूसरे नंबर पे कौन सी है आपकी, वीट। तीसरे नंबर पे कौन सी आ रही, तो ज्वार, ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सी है, तो ज्वार। विद रिस्पेक्ट टू एन एरिया एंड प्रोडक्ट्स मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, मतलब अब देखिए मोटे अनाज वहां पर हो रहे हैं जहां पर प्लेटू रीजन्स पाया जा रहा है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऐसे रीजन्स में सबसे ज्यादा ज्वार देखने को मिलता है आपका। और बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, ठीक है। तो मिलेट्स के बारे में याद रखना है, तो ज्वार और बाजरा, ज्वार तीसरे नंबर पे है। बाजरे की बात करेंगे तो ज्वार और बाजरा लगभग आपका एक ही जगह देखने को मिलता है। इसका मैप बना है, शायद इसका मैप नहीं बना है, ठीक है। तो ये मिलेट्स आपको दिमाग में रखना है। मैंने क्या बताया, मैंने 3 चीजों के बारे में बताया। मैंने कहा ज्वार, बाजरा और रागी मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसमें। रागी की बात करेंगे तो रागी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और रफेज देखने को मिलता है। ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फूड है भारत का, और ये कहां कहां पर पाया जा रहा है, तो मैंने कहा महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जा रहा है। उसके बाद अगर बाजरे की बात करेंगे तो बाजरा कैसी सॉइल पर होता है, तो मैंने कहा बाजरा सैंडी सॉइल, मतलब जो मिट्टीदार, मतलब सैंडी का मतलब है जो बलुई मिट्टी टाइप की सॉइल होती है वहां पर, और ये कहां पर है, सैंडी सॉइल आपकी पाई है राजस्थान, गुजरात जैसे इलाकों में, और ब्लैक सॉइल्स में हो रहा है। तो ये कहां है, प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा, ऐसे स्टेट में आपको बाजरा देखने को मिलती है। तो आज इतना ही। आज हमने क्रॉपिंग पैटर्न के बाद मेजर क्रॉप्स पढ़े, जिसमें 3 क्रॉप्स पढ़ी और तीनों इंपॉर्टेंट है। राइस है, उसके बाद आपकी वीट है और उसके बाद आपकी मिलेट्स है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, चलिए गुड नाइट।